नमस्कार साथियों, परीक्षा एंड परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न पत्र आया हुआ है उसका क्या कर रहे हैं, हम विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण व्याख्या से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा आप लोग का आज पेपर भी होगा, आज 9 तारीख को पेपर होने वाला था, उसके लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले पेपर के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप लोग एकदम लगे रहिए एकदम साथियों, जैसा कि जो पेपर हो रहा है हुबहू पेपर की क्या रिपीट कर रहा है, तो आप थोड़ा उसको ध्यान देते चलिए, प्रैक्टिस से ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते चलिए, क्योंकि प्रश्न सीटेट का क्या आ रहा है हुबहू उसी तरीके से आ रहा है। एक पैटर्न जो बन रहा है प्रश्न पत्र का वो एकदम रिपीटेड प्रश्न उसमें कुछ मिल भी रहे हैं और प्रश्न उसी तरीके से बन रहे हैं। तो साथियों आज जैसा कि हम लोग आगे का जो नेक्स्ट प्रश्न पत्र देख रहे हैं, चलिए उसमें देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न बने हुए हैं। तो देख लेते हैं, सामना करो उन मुश्किलों का जो राह में आई है। ठीक है साथियों, सामना करो उन मुश्किलों का जो राह में आई है, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता भी बताएंगी दोस्तों। ठीक है, तो लगे रहिए एकदम। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए हुए हैं, उसको हम देखेंगे, उसका व्याख्या करें, उसमें कौन सा ऑप्शन कैसे कैसे बने हुए प्रश्न देखते हुए हम लोग चलेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं हम लोग। दिया है बालकों के व्यक्तिगत विकास। बालकों के व्यक्तिगत विकास क्या होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। बालकों के व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन ए दिया है के लिए विकासात्मक प्रतिमानों की उद्धत करके सटीकरण पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है बालकों के व्यक्तिगत विकास का। बी दिया है के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। सी दिया है के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है दोस्तों। डी दिया है अव्यवस्थित असतत होता है। ये तो ऐसे ही कट गया दोस्तों, विकास असतत नहीं होता है। बाकी के लिए विकासात्मक उद्धत करना सटीकीकरण नहीं है दोस्तों, पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगा सकता है। सबसे अच्छी लाइन कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और विकास की दर क्या होती है, सभी बच्चों में अलग अलग तरीके से होती है। वृद्धि और विकास क्या होते हैं, अलग अलग तरीकों से चलते हैं दोस्तों। तो हमारा जो सी ऑप्शन दिया है इसमें यही सही है, क्योंकि विकास जो परंतु सभी बच्चों के विकास की दर क्या होती है, वो अलग अलग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है विकास क्रमबद्ध नहीं होता है। बी दिया है विकास अव्यवस्थित होता है। सी दिया है विकास एक सतत प्रक्रिया है। और डी दिया है विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित। सेम वही प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, बस वही चीज पूछा है इसमें भी कि विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे चलती है। तो देख लीजिए आप लोग कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो इसमें देख लेते हैं, जो दिया विकास क्रमबद्ध नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल विकास क्रमबद्ध, विकास का एक क्रम होता है। बी दिया है विकास अव्यवस्थित होता है। तो विकास क्या होता है, व्यवस्थित क्रिया है, व्यवस्थित क्रम होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया, विकास सांस्कृतिक परिमाण पर प्रभावित नहीं होते। बिल्कुल दोस्तों, हमारे वातावरण का जितना प्रभाव आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का पड़ता है हमारे विकास और वृद्धि पर, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा दोस्तों। हमारा जो ऑप्शन दिया है विकास एक क्या है, सतत प्रक्रिया है, क्योंकि विकास भी बताए हैं सभी बच्चों में क्या होती है, विकास की दर अलग अलग होती है और वृद्धि भी अलग अलग तरीके से पाई जाती है। सतत मतलब क्या होती है, विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हमारा जो सी ऑप्शन दिया है दोस्तों, यही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है आस पड़ोस, बी दिया है धर्म, सी दिया है स्कूल और डी दिया है समकक्षी समूह। तो बच्चे जो होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां क्या होते हैं, वो क्या करते हैं अपने आस पड़ोस पास पड़ोस से भी रहकर सीखते हैं, अपने धर्म से भी, अपने स्कूल से और समकक्षी समूह से, अपने समूह से भी क्या करते हैं, एक दूसरे में रहकर वो उस चीज को सीखते हैं। तो हमारा चारों ऑप्शन जिस ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों वही सही होगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कोई भी चीज अपने आस पड़ोस पास पड़ोस से भी सीखते हैं, क्योंकि बच्चे का सबसे ज्यादा विकास जो होता है अपने समाज में, अपने व्यवहार में, अगर कोई चीज वो करके सीखता है तो सबसे ज्यादा विकास उसी से होता है। तो हमारा पास पड़ोस धार्मिक रूप से भी बच्चे के क्या होता है, विकास होता है। स्कूल में रहने वो बहुत चीजें अपने मूल्यों को सीखता है, अपने जो रीतियां बनाई गई उसको सीखता है। फिर समकक्षी समूह, तो देखते हैं डी ऑप्शन जो हमारा दिया गया वही क्या होगा, सही, जिसमें चारों को सही बताया। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जो डी ऑप्शन दिया यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अनुकूलन किन दो प्रक्रियाओं को समाहित करता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा। तो ऑप्शन ए दिया है समायोजन व समावेशन, बी दिया है संतुलीकरण एवं संगठन, सी दिया है समायोजन एवं संतुलीकरण, डी दिया है समावेशन एवं संगठन दोस्तों। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल
प्रक्रियाओं को समाहित करता है तो क्या होता है समायोजन, और क्या होता है समावेशन होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है समायोजन क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी जगह अगर हम रहते हैं तो हमको क्या होता है अपने अनुकूल अपने वातावरण के अनुसार हम क्या करते हैं वहां समायोजित होते हैं। और समावेशन क्या होता है, समावेशन वही होता है दोस्तों, समायोजन की प्रक्रिया को अपने वातावरण में प्रयोग करना, उसको लाना, ये क्या कहलाता है हमारा समावेशन कहलाता है। तो हमारा जो ए ऑप्शन दोस्तों होगा ये क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। तो जीन पियाजे की कौन सी अवस्था है दोस्तों जिसमें वो क्या लंबाई भार आदि चीजों संरक्षण आदि चीजों पर वो क्या करते हैं स्पष्ट कर पाते हैं। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ए दिया है संवेदी चालक अवस्था, बी दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी दिया है हमारा क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों जो हमारी संवेदी अवस्था होती है, संवेदी परक अवस्था होती है, कितने से कितनी अवस्था चलती है आपकी, हम बताए थे इसकी चलती है 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक चलती है 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक। इसके बाद चलती है हमारा मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक, और लास्ट अवस्था चलती है कितना 11 से 15 वर्ष तक। तो ये लंबाई भार संरक्षण आदि में बच्चों को क्या होता है स्पष्ट नहीं कर, उस चीज कौन सी अवस्था में होता है, जो हमारी तीसरी अवस्था होती है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत वाक्य क्या है इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बी दिया है बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करता है, सी दिया है दोस्तों हमारा बच्चे की आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, और डी दिया है क्या बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर क्या होता है वो घटता जाता है। दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दिया, लेव वाइगोस्की सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगतवाद क्या होता है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में क्या वो मदद करता है। तो बात सही दोस्तों, बाकी बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है ये नहीं होगा दोस्तों, बच्चे की सोच में क्या करता है ये रुकावट नहीं पैदा करता है दोस्तों। और बच्चे की आत्म केंद्रिता को दर्शाता है, क्या यह बच्चे की आत्म केंद्रिता को दर्शाता है कि बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर क्या करता है, ये भी ऑप्शन गलत है। वो क्या करता है बच्चे की सोच को विनित रूप में क्या करता है मदद करता है दोस्तों। बच्चे जो व्यक्तिगत वाक होता है स्वयं से जो बात करते हैं वो क्या होता है बच्चे की सोच को क्या करता है विनियमित करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा जो ए ऑप्शन दिया यही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करता है, लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद करता है दोस्तों, हम उसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका उपयुक्त इनाम देकर, बी दिया है क्या सख्त सजा देकर, सी दिया है मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, डी दिया है क्या उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करवाकर। क्या बच्चों के अधिगम को सिखाने, उनको कोई भी चीज सिखाने के लिए क्या उनको सारे उत्तर लिखवा दे ब्लैक बोर्ड पे नकल करवा दे, ये नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद क्या दिया है उपयुक्त इनाम देकर, इनाम उनाम नहीं देना दोस्तों, सख्त की सजा देकर नहीं, बल्कि क्या दिया मदद की मात्रा व स्वरूप में क्या करना उनको बदलाव करके दोस्तों क्या करते हैं उनके अधिगम को हम बढ़ावा दे सकते हैं। उनकी जो मदद की मात्रा होती है जो सीखने का स्वरूप होता है उसमें क्या करते हैं हम बदलाव करके उनको अच्छे से कोई भी चीज सिखा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हमारा जो सी ऑप्शन दिया है क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता विकास के किस चरण में है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, बी दिया अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की अभिविन्यास, सी दिया है कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और डी दिया है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसमें क्या दिया है पूजा अपनी दोस्त को कहती है क्या दोस्तों कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए वरना शिक्षिका क्या करेगी हमको दंड देगी या फिर अनुमति नहीं देगी कक्षा से बाहर खेलने के लिए। तो इसमें दोस्तों देखते हैं अच्छा लड़का अच्छा लड़की तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों कोई भी चीज अच्छा बनने के लिए समाज में अच्छा दिखने के लिए वो लोग करते हैं। इसके बाद क्या है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, ये भी क्या होता है दोस्तों इसमें भी बच्चा क्या करता है समाज में अपने को अच्छा दिखाने के लिए कोई भी कार्य वो करता है। डी नहीं होगा दोस्तों, सार्वभौमिक नैतिक विकास नहीं होगा दोस्तों, इसमें ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है। बाकी ए जो दिया हमारा आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, इसमें क्या होता है बच्चा कोई भी कार्य क्या होता है दंड से बचने के लिए करता है। उसको लगेगा अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो हमको किस घर के द्वारा समाज स्कूल में आदि चीजों में क्या होगा हमको दंड मिलेगा, तो दंड से बचने के लिए कोई भी कार्यों को
करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा, ये देख लीजिए, आज्ञा पालन एवं दंड अवरुद्धता। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया है बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है, अस्थायी विशिष्टता है। बी दिया है बुद्धिमत्ता को परिभाषित किया जा सकता है। सी दिया है बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की होती है। और डी दिया है क्या, बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में साबद्ध नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, जो जो ऑप्शन दिया गया हमारा ए ऑप्शन क्या दिया है, इसमें दिया है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, पूछा दोस्तों सही नहीं है। तो क्या दिया है, बुद्धिमत्ता को परिभाषित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, ये भी सही है हमारा। और बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड पर अपितु कई प्रकार की होती है, ये भी सही है। फिर क्या आयाम सब इसके क्या होते हैं, कई आयाम होते हैं। बुद्धि के क्या होते हैं, बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया सकता है, बल्कि दोस्तों बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। यही क्या होगा, निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, यही दोस्तों आपका सही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए जो दिया यही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है दोस्तों। बी दिया है शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी क्या निष्क्रिय होते हैं। सी दिया है विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका निष्क्रिय होती है। और डी दिया है शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है दोस्तों। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षा में आपको अच्छे से पता होगा, जब तक बालक और शिक्षक, बच्चा और शिक्षक दोनों सक्रिय नहीं रहेंगे तब तक पठन पाठचर्या का कार्य नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आ गया नहीं होती दोस्तों, बाकी इसमें निष्क्रिय शब्द आ गया। निष्क्रिय शब्द जहां आया वो ऐसे ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। तो शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों की क्या होती है, सक्रिय भूमिका होती है। कोई भी चीज सीखने के लिए दोनों की क्या होती है, सक्रिय भूमिका होती है। तो हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हमारा जो डी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, क्या बात सही है। तर्क दिया है लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं, क्या बातें सही है दोस्तों। कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान लड़कियों से बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ये सब चीजें नहीं होता दोस्तों। हमारे लिए सभी बराबर होते हैं, न कि लड़के गणित में तेज होते हैं तो लड़कियां विज्ञान में कमजोर होती हैं, लड़कियां विज्ञान में तेज होती है लड़के गणित में कमजोर होते हैं, बात गलत है दोस्तों ये। ठीक है, बी दिया है क्या, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क व वैज्ञानिक क्षमताएं सहज रूप से, क्या लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क, लड़कों क्या होते हैं विद्वान, मतलब तर्क वितर्क ज्यादा करते हैं, ये भी बात क्या है दोस्तों, गलत है। आपकी सब में क्या होती है, समान होती है। तर्क करने की क्षमता, बुद्धिमत्ता क्या होती है दोस्तों, समझने की, तर्क करने की आदि समान। तो देखते हैं दोस्तों दोनों क्या हुए, हमारे गलत हुए। तो देख लेते हैं, ये तो दोस्तों ऐसे भी कट गया, ये भी कट गया, ए सही आर गलत, ये भी कट गया, ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। यही क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा डी, ए और आर दोनों क्या हुए हैं, गलत हुए हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। ऑप्शन ए दिया है पाठचर्या का लचीलापन, ऑप्शन ए क्या दिया है, पाठचर्या का लचीलापन। बी दिया है पाठचर्या का मानकीकरण। सी दिया है पाठ पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। डी दिया है पाठ पुस्तकों को रटकर याद करना। क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस पर जोर देती है, देख लेते हैं दोस्तों। पाठ पुस्तकों को रट कर याद करना, ये कहां से होगा दोस्तों, रटना उठना नहीं हमको, ये तो ऑप्शन आपका कैसे। और हमको क्या करना है दोस्तों, गैर संदर्भीकरण भी नहीं होगा दोस्तों पाठ पुस्तक का, ना कि हमको स्टैंडर्डाइज करना है, बल्कि क्या कहा उन्होंने, पाठचर्या का लचीलापन माना, फ्लेक्सिबल माना उन्होंने दोस्तों। पाठ पुस्तक पाठचर्या का क्या उन्होंने, लचीलापन को सबसे ज्यादा प्रमुखता दिया, किसने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, हमारा जो ए ऑप्शन यही क्या होगा, इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, जो मूल्यांकन करते हैं दोस्तों उसका केंद्र क्या होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना है। क्या अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना है। बी दिया है कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना है। तुलना उलना नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस शब्दों को, यहाँ जैसे चित्रण आ गया है, इस चीज को ऐसे भी नहीं देखिए, वर्ड ऐसे भी नकारात्मक शब्द आ रहे हैं सब पढ़ने में। आगे दिया है मानक वर्ग में बच्चे की लेबलिंग करना है दोस्तों, लेबलिंग उलिंग नहीं करना है दोस्तों, ना कि हमको अलग करना है मानक वर्ग मान के उनको। डी दिया है कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है, इसका वर्णन करना। सबसे अच्छा यही दोस्तों कि मूल्यांकन का केंद्र ये होना चाहिए कि अधिगमकर्ता
क्या और कैसे सीख रहा है इसका सबसे अच्छा वर्णन करिए। बच्चे कैसे सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, कैसे करके उस चीज को सीखते हैं। उसमें मूल्यांकन का केंद्र यही होता है, क्योंकि बच्चों के क्या होते हैं गुण दोषों आदि चीजों का क्या होता है, हम लोग उसको जांच परख कर क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तुम्हारा जो डी ऑप्शन दिया है दोस्तों यही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। ऑप्शन ए दिया है बैठने की तय व्यवस्था, बी दिया है शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, सी दिया है क्या बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, क्या स्मरण करना रिकॉल करना। दोस्तों ये सब चीजें नहीं हो, मेमोराइजेशन नहीं होगा दोस्तों, गलत है तो ऐसे कट गया। डी दिया है क्या बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। सही बात दोस्तों, कौन सा विकल्प, अगर सामाजिक रचनावादी अगर कक्षा होगी दोस्तों जिसमें बच्चों का व्यक्तिगत जरूरतों का अगर ध्यान रखा जाएगा तो बच्चों को आपस में चर्चा करने के लिए, चर्चा करने के लिए उनको छोड़ देंगे। कोई भी चीज वो समूह में रहकर एक दूसरे से वार्तालाप संप्रेषण करके कोई भी चीज अगर सीखेंगे तो वो अच्छी तरह से उस चीज को सीख लेंगे। हमारा जो डी ऑप्शन दिया सबसे बेस्ट आंसर यही होगा दोस्तों। बाकी केवल आ गया ये तो ऑप्शन अपेक्षा नहीं करना है दोस्तों, ऐसे वर्ड को पकड़ेंगे आप। और बच्चों द्वारा स्मरण नहीं करना, ना कि बैठने की तय व्यवस्था होती है, तो ऑलवेज तय होती है पहले से ही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन जो दिया हमारा वही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा प्रश्न कक्षा में समलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है। समलोचनात्मक सोच को दोस्तों बढ़ावा देने का क्या है, उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है 325 और 486 को जमा करना मतलब, बी दिया है क्या बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, और सी दिया है श्वसन को परिभाषित कीजिए, और डी दिया क्या अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय। समलोचनात्मक सोच कहने का दोस्तों यही अर्थ है कि किसी भी समस्या को अनेक प्रकार से उस समस्या को हम क्या चिंतन के माध्यम से उस समस्या का समाधान करेंगे। कोई भी समस्या होगी उसको हम अनेक प्रकार से सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, उसका समाधान करेंगे। यही होता है समलोचनात्मक सोच। तो दोस्तों 325 से 400 ये तो क्या होगा, इसमें तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ये नहीं होगा दोस्तों। विवाह प्रतिबंध इसका भी एग्जैक्ट आंसर होगा। इसमें लोग अलग से नहीं सोचेंगे कोई चीज की, नहीं इसके अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार नहीं आएगा दोस्तों। ये भी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। श्वसन को परिभाषित करना दोस्तों, श्वसन की एक परिभाषा होती है, इसको भी लिख सकते हैं, ये भी लोग। लेकिन अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण किया, प्रदूषण विभिन्न उपायों को जो हम लिखेंगे सोचेंगे दोस्तों तो बच्चों का अलग अलग उत्तर आएगा दोस्तों। अलग अलग तरीके से लोग क्या करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे दोस्तों। तुम्हारा जो डी ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन व संस्कृति को दर्शाता है दोस्तों। समावेशन व संस्कृति को दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदीय आकलन को बढ़ावा दिया जाता है, बी दिया है क्या विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को हतोत्साहित किया जाता है, सी दिया है क्या विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिभावित और समाहित महसूस करते हैं, डी दिया है क्या विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं के आधार पर अस्थायी समूहों में बांटा जा सकता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, अगर समावेशी कक्षा होगी तो उसमें हमको और संस्कृत को अगर दर्शाना तो हम किसी को अलग नहीं कर सकते, ना उसको बांट कर सकते समूह में नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा क्या होती है दोस्तों, साथ साथ चलती है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। फिर विद्यालय में कुछ विद्यार्थी अभिवादित क्या होते हैं और समाहित महसूस करते हैं दोस्तों, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा दोस्तों। बाकी क्या विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों को क्या हतोत्साहित किया जाता है दोस्तों, हतोत्साहित नहीं करना है दोस्तों, किसी भी चीज को हमको हतोत्साहित नहीं करना। यहाँ पर हतोत्साहित करना ऐसे भी नकारात्मक शब्द हो गया आपका। फिर विद्यार्थियों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है दोस्तों, यही क्या होता है, ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए दोस्तों। इसमें पूछा है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किससे दोस्तों बचना चाहिए, ये पूछा है दोस्तों। तो किससे बचना चाहिए हम उसको क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे दोस्तों किससे बचना चाहिए। तो हम उसको देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए क्या दिया है, चर्चा में विविध संस्कृतियों को उदाहरण लेना। अगर हमको संस्कृत रूप से बचना है तो क्या दोस्तों, चर्चा में विविध संस्कृतियों को उदाहरण लेना, ये तो बात सही है दोस्तों, क्योंकि संस्कृत जोड़ के। बी दिया है प्रभावी संस्कृति उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। सी दिया है क्या विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति अनूठी विशेषताओं को साझा करने प्रोत्साहित करना। बात सही है दोस्तों, ये भी सही है।
विद्यार्थियों के बीच सम्मान और सांस्कृतिक संस्कार बढ़ावा देना, ये भी सही है। पूछा है सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक ने किससे बचना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों दिया है हमारा प्रभावी संस्कृत के उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। प्रभावी कोई भी संस्कृत के लिए क्या होता है दोस्तों, हमको शिक्षण संस्कृत के उपयुक्त पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं करना है, न कि शिक्षण शैली विकसित करना। यही ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत होगा, और यहाँ बचना चाहिए तो यही क्या होगा सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन जो हमारा दिया यही क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों के अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उनकी क्षमता से सीधे प्रभावित होती है दोस्तों। ठीक है, तो पूछा है दोस्तों, तो क्या जिसको पढ़ने में क्या होती है दोस्तों, अक्षरों को शब्दों को पढ़ने में जिसको कठिनाई होती है, कहने का इसका सबसे बढ़िया अर्थ यही दोस्तों। तो क्या जिसको पढ़ने कठिनाई होगी दोस्तों, गुणज वैकल्प होगा, लेखन वैकल्प होगा, या फिर वाचन होगा, या फिर गति समन्वय। तो पढ़ने में बच्चों अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या को अगर हम करेंगे भाई, बोल कर करेंगे, इसको समझेंगे, तो कौन सा होगा दोस्तों, ये हमारा क्या होता है डिस्लेक्सिया दोस्तों। यही हमारा ऑप्शन क्या होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे जाना महत्वपूर्ण है, किससे जाना महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऑप्शन ए देखते हैं, ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। इसमें दिया दोस्तों किससे बचना होगा दोस्तों, किससे बचना होगा ना, किससे बचेंगे हम, प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। बी दिया क्या, विद्यार्थियों के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना। सी दिया क्या, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करना। डी दिया क्या, बैठने की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। कहने का तात्पर्य दोस्तों, गतिक दिव्यांगता है, बच्चे चल फिर नहीं सकता है बच्चा, ठीक है, उसको चलने फिरने में कठिनाई हो रही है, उसको अगर सफल समावेशन, उसको अगर हमको एक समावेशी कक्षा में पढ़ाना है तो उसके लिए क्या सबसे बेहतर होगा। और इसमें पूछा है दोस्तों, इसमें बचना है, किस चीज से हमको बचना है दोस्तों, ये पूछा है किस चीज से हमको बचना होगा। तो दोस्तों दिया है ऊपरी मंजिल पर पुस्तकालय और प्रयोगशाला का आवंटन करना। दोस्तों अगर हम ऊपरी मंजिल पर कक्षाएं बना देंगे, पुस्तकालय बना देंगे, बच्चों के लिए प्रयोगशाला बना देंगे, क्या वहां एक दिव्यांग जो गतिक दिव्यांग पैर वैर से चलने में उसको दिक्कत हो रही है, तो क्या वो सही होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं सही होगा दोस्तों। इसी से हमको बचना है, न कि ऊपर बनाना होगा दोस्तों। बाकी ऑप्शन सब सही है, यही क्या होगा दोस्तों गलत है, और यहाँ पर यही ऑप्शन ए हमारा जो दिया है इसे, क्योंकि हम ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं का आवंटन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधित विशेषता नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। उच्च क्रम की समस्या समाधान, बिल्कुल सही है दोस्तों। अभिसारी सोच, क्या सृजनात्मक बच्चे जो होते हैं उनमें अभिसारी सोच पाई जाती है। बी दिया है नवाचारी सोच, बिल्कुल सही है दोस्तों। जिज्ञासा की प्रबल भावना, इनमें दोस्तों जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं, सृजनात्मक कहने का तात्पर्य सृजन, सृजन अर्थात नई नई चीजों की खोज करना। तो दोस्तों यहाँ पर अभिसारी सोच नहीं होता, बल्कि इनमें क्या पाया जाता है, अपसारी सोच पाई जाती है दोस्तों। ऐसे बच्चों में क्या होता है दोस्तों, अपसारी सोच पाई जाती है, न कि अभिसारी। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यही पे पूछा नहीं होता, तो ये बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यही गलत है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा बी। अभिसारी सोच नहीं पाई जाती, बल्कि दोस्तों अपसारी सोच पाई जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुरक्षा करने हेतु एक निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए दोस्तों। किससे बचना चाहिए, किसी विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए, मतलब अर्थात उनको मेमोराइजेशन करने के लिए किस चीज से हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, स्मृति सहायक विधियां लागू करना, स्मृति सहायक विधियां लागू करना, क्या संगठनात्मक चार्ट बनाना, क्या असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, या फिर मानसिक चित्र का प्रयोग करना। तो दोस्तों स्मृति सहायक विधियां, ये सब चीजें याद करने के लिए सही है दोस्तों। संगठनात्मक चार्ट भी सही है, मानसिक चित्र का प्रयोग भी करना चाहिए दोस्तों, बल्कि असंबद्ध नहीं दोस्तों, संबंध होता है, संबद्ध होता है, शब्द प्रस्तुत करना। यही ऑप्शन क्या होगा, सी हमारा क्या होगा सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सीखी जाने वाली सामग्री बेहतर सीखते हैं तो विद्यार्थी, जब सीखी जाने वाली सामग्री बेहतर सीखते हैं तो विद्यार्थी क्या होते हैं। विद्यार्थी को कैसे मतलब जटिल और व्यापक से, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और असंगठित, दी दिया उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक भिन्न नहीं करना है दोस्तों,
अव्यवस्थित और असंगठित नहीं करना, न कि जटिल वटिल करना है, बल्कि कोई भी चीज अगर उनको हम मौजूदा ज्ञान से, बच्चों के मौजूदा ज्ञान से अगर हम जोड़कर उनको बताएंगे तो दोस्तों क्या होगा, वो आसानी से उस चीज को क्या करेंगे, सीखेंगे। और उनको अगर कोई भी चीज बच्चों के व्यवहार के रूप में आप समाज से कोरिलेट करके उनको कोई भी चीज बताया जाता है तो उसको क्या करते हो, आसानी से उस चीज को सीख जाते हैं। यही ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन दिया, यही क्या होगा, सही है दोस्तों। मौजूदा ज्ञान से जुड़ी बातों को याद करना, मतलब याद करना, सॉरी, उनको जुड़ी ज्ञान से जोड़कर कोई चीज बताना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है? विफलता में क्या करता है दोस्तों, योगदान देता है दोस्तों। इसको हम देख लेते हैं। तो दिया है दोस्तों इसमें क्या, ऑप्शन ए दिया है अनुभवात्मक शिक्षा, बी दिया है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सी दिया है समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा। तो दोस्तों किससे हमको बचना, विफलता से बचना है? अनुगुणात्मक शिक्षा सही है दोस्तों, समावेशी दर्शन भी सही है आपका, शिक्षार्थी केंद्रित जो बाल केंद्रित शिक्षा होती है दोस्तों ये भी क्या होगी, सही होगी दोस्तों। बाकी ये गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम क्या होगा दोस्तों, इसी से हमको क्या करना, विफलता से बचना है दोस्तों। ये चीज क्या है यहाँ पर गलत है, तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, वही सही होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार क्या होता है, बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं? बी दिया क्या, बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है दोस्तों। सी दिया क्या, बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। हाँ, डी दिया क्या, बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एनसीएफ हमारी यही बात कहती है दोस्तों। उन्होंने क्या कहा है, बच्चों की प्रमुख मानकर क्या कहती, शिक्षा दी जाती है दोस्तों। अगर बच्चा सक्रिय रहेगा तो सीखना क्या होगा, उसके लिए उत्तरदायी होगा, अस्थायी होगा दोस्तों। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते, बाकी निष्क्रिय नहीं होता दोस्तों। और क्षमता होती है दोस्तों, न कि रटने पर बल दिया जाता है। ये रटना उठना नहीं है दोस्तों, मेमोराइजेशन हमको नहीं करना है, बल्कि क्या होते हैं, बच्चे ज्ञान के निर्माण में क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, जो डी ऑप्शन दिया है क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संप्रत्यय को पढ़ने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए? दोस्तों देखिए काफी क्वेश्चन ऐसे रिपीट हुए, बचना चाहिए दोस्तों, ऐसे काफी प्रश्न आपके क्या हुए, रिपीट हुए। उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण देकर, बी दिया है उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण देकर दोस्तों। सी दिया है संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण देकर, और डी क्या है, उनकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। तो दोस्तों एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? दोस्तों हमको क्या करना, किससे बचना चाहिए, उसको एक सीखने के रूप में अपने में प्रयोग में नहीं लाना है। तो संप्रत्यय गैर, उस संप्रत्यय संबंधित उदाहरण अगर लाएंगे दोस्तों उसको सीखने में आसानी होगी, बात सही है। संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण भी सही है दोस्तों। आपका दिया है उनकी संस्कृत में प्रचलित आद्य रूप, ये भी सही है। बल्कि दोस्तों संप्रत्यय के लिए असतत नहीं होता दोस्तों, सतत उदाहरण होते, ये क्या होते हैं, अच्छे होते हैं दोस्तों। इसी चीज से हमको क्या होना है, बचना है। हमारा जो बी ऑप्शन दिया है दोस्तों यही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है? जो बच्चे स्वयं के ज्ञाता होते हैं या स्वयं का ज्ञान होता है उनको जागरूकता होने के लिए क्या अधिसंज्ञान होता है, प्रांति होती है, स्मृति सहायक विधि होती है, अभिप्रेरणा होती है। तो स्वयं के ज्ञाता या ज्ञान होने का जो अभिज्ञान जागरूकता होती है दोस्तों वो क्या होता है, मेटा कॉग्निशन हमारी होती है। अधिसंज्ञान जो होता है दोस्तों यही क्या होता है, बाकी ये सब नहीं होते दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, उनको क्या कहते हैं, अधिसंज्ञान कहते हैं दोस्तों। हमारा जो ए ऑप्शन दिया है यही क्या होगा, सही होगा, अधिसंज्ञान। स्वयं के ज्ञाता होने दोस्तों याद रखिएगा, स्वयं के ज्ञाता होने, ज्ञान का नया जागरूक करते हैं उसको क्या कहते हैं, अधिसंज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समस्या समाधान, परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है? किसमें महत्वपूर्ण चरण है दोस्तों, क्या क्या, कठिनाई की पहचान करना, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज करना, तदनुसार दोस्तों क्या होता है, कार्य करना, परिणामों का मूल्यांकन करना। निम्न में से किस प्रक्रिया में क्या होता है, शामिल होता है दोस्तों? तो क्या होता है, वो आरोपण नहीं है दोस्तों, न कि नकल होता है, न ही निष्क्रिय ध्यान। समस्या समाधान होता है दोस्तों। किसी भी चीज को अगर हम समस्या को अगर उसके पहचान करेंगे, उसका लक्ष्य निर्धारण करेंगे, जो संभव अगर समस्या तभी तो दोस्तों उसकी समस्या को हम समाधान कर पाएंगे। जब तक उसका लक्ष्य होगा, उसकी कठिनाई को हम जानेंगे समझेंगे, तभी तो उसका क्या करेंगे, समाधान कर पाएंगे दोस्तों। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये क्या होगा दोस्तों,
सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है दोस्तों, अभिकथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक होता है। बिल्कुल सार्थक होता है दोस्तों। बी दिया है, मतलब तर्क दिया है क्या, यह शिक्षार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच नेतृत्व करने में सहायक होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में क्या होता है, सोचने का अवसर देता है और गहन जांच करने के नेतृत्व में क्या होता है दोस्तों, ये सहायक होता है दोस्तों। तो हमारा ये भी सही है दोस्तों। तो बात सही है दोस्तों, बच्चों की शिक्षा मतलब खोज को अगर सार्थक होगा दोस्तों, भ्रांतियों को खोज करना क्या होता है, सार्थक होता है। सही है। बाकी तो देखते हैं दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। ए आर सही व्याख्या करता है दोस्तों, यही ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। बाकी ये सब ऑप्शन क्या होंगे, गलत होंगे दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना क्या है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। दिया है दोस्तों, गतिविधियों को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, दिए जाने पर उनकी सफलता का पीछा होने पर, दिए जाने पर उनकी सफलता। विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना कब होती है दोस्तों, जब गतिविधि को महत्व न दिया जाए। कोई भी क्रिया वो करते हैं, गतिविधि करते हैं, कार्य को कर सीखते हैं, जब उनको महत्व नहीं देंगे दोस्तों तो वो क्या करेंगे, उसको असहाय महसूस करेंगे, उनको बोरियत महसूस होगा उस कार्य को करने के लिए दोस्तों। हमारा जो ए ऑप्शन दिया यही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। बाकी ये सब ऑप्शन क्या होंगे आपके, गलत होंगे दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का मतलब अनुचित तरीका है। देखते हैं दोस्तों। दिया दोस्तों, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। बी दिया क्या, गतिविधि की प्रक्रिया को केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। सी दिया क्या, विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना। डी दिया है क्या, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए जाने बिना प्रतिपुष्टि देना। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है दोस्तों, इस चीज को ध्यान देंगे, अनुचित तरीका है। तो दिया दोस्तों, विद्यार्थियों की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना दोस्तों, यही क्या होगा, सही होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, विद्यार्थी की जो क्षमता होती है उसके अनुसार उनकी क्या होती है, उसको केंद्र मान कर क्या कोई भी चीज क्रिया की जाती है और उसकी प्रतिपुष्टि दी जाती है दोस्तों। ठीक है, उसका फीडबैक जो होता है वो विद्यार्थी को मान की सब कुछ मान क्रिया किया जाता है, उसका फीडबैक दिया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा दोस्तों, यही क्या होगा, सही होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 प्रश्न जो क्या हुए, कंप्लीट हुए। तो आप इस चीज को एकदम ध्यान रखिए दोस्तों, एकदम प्रश्न पत्र क्या हुए देख के जाइए प्रीवियस ईयर के, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों। हमारे सभी सहपाठी लगे हुए हैं, आप लोग एकदम लगे रहिए पेपर करने के लिए। ठीक है, एकदम लगे रहिए दोस्तों, क्योंकि सबको 100% सभी बच्चों को क्वालिफाई करना है, हमारे सभी साथियों को क्वालिफाई करना है दोस्तों। तो हमारे चैनल को एकदम लाइक कीजिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर जमकर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, शेयर करेंगे आप लोग, एकदम जमकर शेयर कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।